नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। जिन नारों और जुमलों के सहारे यूपी में बीजेपी सत्ता में आई, अब वही वादे उसके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पर कोसा गया था। लेकिन सच यह है कि इन सब या फिर इन 2 महीनों में न सिर्फ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, बल्कि जातीय हिंसा की आग भी भड़की है। बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी के पास क्या है इसका जवाब। आज बहस इसी मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बुलंदशहर गैंगरेप की घटना की तरह ही जेवर में भी ऐसी ही घिनौनी हरकत हुई है। हालांकि पीड़ितों ने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उनकी लेडीजों को ले गए ईग में को और वहाँ जाकर नहीं उन्होंने उनका बलात्कार मतलब जो भी था उन्होंने उनकी बदतमीजी करी। ये उस यूपी का सच है जहाँ के लोगों ने कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार बदल दी, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। एक परिवार जो मुसीबत के वक्त अपनों के पास पहुंचने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है कि सुनकर कोई भी सिहर उठे। बुलंदशहर की बदनामी के दाग अभी धुले भी नहीं थे कि पश्चिमी यूपी में फिर से दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। ऐसी वारदात जिसने यूपी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ग्रेटर नोएडा के जेवर से कार में सवार होकर एक परिवार बुलंदशहर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने पहले गोली मारकर टायर पंक्चर किया और फिर लूटपाट की। उसके बाद 4 महिलाओं और बेटियों के साथ गैंगरेप किया और जब विरोध किया तो परिवार के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। जब गोली मार दी शकील के, तो जब एक मेरे जमाई ने कुछ आवाज उठा तो उन्होंने कहा ऐसे ही मारे दें। तो यहाँ से जो आवाज पहुँचा, पुलिस गई, क्या लड़के गए, क्या आ गए हम, जो वो बन गए। हमें इंसाफ चाहिए। तो आप लोग इन्हें जानते हैं जो गिरा है घर, एक तो घर गिरा हमारे भाई बहन का घर और एक घर आ गया गिरा ना घर। कार और खेत में बिखरे पड़े महिलाओं के ये कपड़े चीख चीख कर काली रात की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं, जिसे 24 मई की रात इसी जगह पर अंजाम दिया गया था। ये गाड़ी जो है इसको खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भीतर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ कपड़े हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कपड़े हैं। पुलिस की टीम अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आई है और मौका वारदात पर जो है अपनी तहकीकात पूरी करके पुलिस यहाँ से वापस गई है। जो कुत्ते रहते हैं, स्निफर डॉग्स रहते हैं, उन्हें भी ला करके यहाँ पर तहकीकात को शुरू कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही इस वारदात को सुलझा लिया जाएगा। बुलंदशहर की घटना के बाद ये दावा किया गया था कि रात के वक्त हाईवे पर पेट्रोलिंग होगी, लेकिन इस जगह के आसपास पुलिस की चौकसी कितनी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूचना देने के करीब 1.5 घंटे बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। उनके फोन करने पे समझ लो कि पुलिस नहीं आई 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। बाद में वो पुलिस आई है जब उनके गोली मार दी है। पेट्रोलिंग तो दूर, सूचना मिलने पर भी घटना स्थल पर पहुंचने में पुलिस को 1.5 घंटे लग गए। लापरवाही का क्या आलम है आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन नोएडा के पुलिस कप्तान की पूरे मामले को लेकर अपनी दलीलें हैं। देखिए, अभी मेरे ख्याल से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्दी इसको वर्कआउट करें। पेट्रोलिंग होती है क्योंकि हमारी पीसीआर, इसीलिए पीसीआर जो है मौके पर जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो वो विद इन टाइम पहुंच भी गए थे। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया उससे ये साफ है कि इसमें पेशेवर अपराधियों का हाथ है, क्योंकि पहले कार को पंक्चर करना और फिर मौके पर छठे अपराधी का पहुंचना इसी बात की ओर इशारा करता है कि ये सब कुछ प्लान के तहत किया गया है। अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। जितने दावे किए थे अब उन्हीं के ऊपर जवाब देना सरकार को भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हो रही घटनाएं, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर अब
योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है, बरनाली बसक वरिष्ठ वकील मेरे साथ जुड़ गए हैं नोएडा स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूसुफ अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ जी आपका। अनिल राय मैनेजिंग एडिटर न्यूज वर्ल्ड इंडिया मेरे साथ जुड़े हैं, अनिल जी स्वागत है आपका। सवाल यही है, चूंकि अब जब बात चुनाव के बाद 2 महीने हो चुके हैं, मोदी सरकार और योगी सरकार, और कहीं ना कहीं इन तरह के बातों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, खासतौर पर क्राइम ग्राफ को लेकर, क्या लगता है यूसुफ अंसारी जी, ये जो दावे हुए थे या फिर कितनी भी बातें हुई, कितने भी रिकॉर्ड्स बताए गए कि हम सुशासन लाकर रहेंगे, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिक जरूरतों में से एक रहेगी, हवा निकल रही है दावों की? देखिए, जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से और जो प्रचार किया गया था, और जिसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो पहले की सरकार थी, अखिलेश सरकार, उसके लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन सरकार की थी वो बहुत ख़राब थी। लेकिन ये जो 2 महीने में मिसाल पेश की है योगी जी के शासन में, ये तो उससे भी ज़्यादा खराब है। अब तो लोग कह रहे हैं भाई अगर ये भयमुक्त समाज है तो इससे अच्छा तो हमारा भययुक्त समाज था। जिस तरह से रात में बुलंदशहर वाली घटना हुई, जिस तरह से सहारनपुर लगातार सुलग रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस तक बुलानी पड़ी हैं, उससे पहले तो 5 साल में ऐसा मौका नहीं आया। तो ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात है, और अपराधियों का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। सवाल ये है कि भाई अपराध करके लोग निकल जा रहे हैं, कोई खौफ नहीं है। कम से कम ये होता है कि जब कोई सरकार बदलती है, खासकर ऐसी सरकार जो ये मजबूती से दावा करे भाई हम महिलाओं को सम्मान देंगे, और मोदी जी तो कई प्रचार की सभाओं में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें रात को सुरक्षित नहीं है और हम ऐसा माहौल देंगे कि वो रात में भी बेखौफ घूम सके। तो क्या ये वादा था? लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई, कई ऐसे सवाल हैं। अनिल जी, जब चुनाव के दौरान आप कवर कर रहे थे तब बहुत सारे ऐसे दावे भी किए गए थे, और मैं इन्हीं दावों के ऊपर आज जाऊंगा। आंकड़ों को नहीं खंगालना है, क्योंकि दावे कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थे। मथुरा में जो हुआ उसके ऊपर बहुत कुछ कवर अप करने की कोशिश की गई, लेकिन सहारनपुर के साथ ये जेवर के पास जो हुआ, इसको लेकर योगी सरकार कटघरे में है। अफसर बदलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अफसर लैंड ऑर्डर में सीधा अफसर का कंट्रोल होता है, लेकिन अफसर बदलने से कुछ नहीं होता। देखिए, क्राइम जहां भी बढ़ता है उसके पीछे सबसे बड़ी बात हो रही है पॉलिटिकल विल पावर की। आप जो ट्रांजैक्शन का पावर हुआ है उसमें आप देखिए कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, जिनको शेल्टर मिल रहा था, क्या वो दूर हुए? नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन लोग वही हैं। आप पार्टी में देखिए ना, दल बदल के सारे लोग वही आ गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेज हैं। तो जो नेतृत्व में केवल योगी जी इसको बदल देंगे ऐसा नहीं है। अभी आप सहारनपुर की बात कर रहे थे, सहारनपुर का दंगा, मेरे जो कई पुलिस अफसरों से बात हुई है, उन्होंने बताया पहले घंटे ही कंट्रोल हो गया था। उसको चंद्रशेखर आजाद को डिटेन कर लिया था पुलिस ने, उसको 2 बार पुलिस ने गिरफ्तार किया और दोनों बार पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको छुड़वा दिया। तो ऐसे में तो उसका क्रिमिनल का मैन पावर बढ़ेगा। बात करेंगे कल वाले एक्सप्रेसवे की डिजाइन की बात कर लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, अगर कहीं उस एक्सप्रेसवे पे फोर्स नहीं है तो कहीं भी किसी जिले से जो फोर्स पहुंचाएगी, उसकी 3 ही ऐसे जगह है जहां से एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकती है। अगर कोई घटना हो जाती है तो कहीं से भी चढ़ के 1 घंटे से जल्दी, अगर हमको कोई असिस्टेंस चाहिए, अगर जेपी का एक्सप्रेसवे, जेपी को लोग मदद करने नहीं जाते हैं आपको, तो कोई भी असिस्टेंस 1 घंटे से ज्यादा में नहीं मिल पाएगी। तो डिजाइनिंग फॉल्ट है। तो इन सब चीजों को जब तक समअप नहीं किया जाएगा, एक अधिकारी को बदलना, अब सुभाष चंद्र दुबे को भेजा गया था, कल 3 दिन का टाइम मिला, 3 दिन में मुझे सहारनपुर को कैसे समझ सकते हैं? पिछली सरकार ने उनकी अक्षमता के नाते मुजफ्फरनगर दंगे में संभाल नहीं पाए थे, सस्पेंड किए गए थे। ऐसे अफसर को जो पिछले दंगे में फेल हो गया था, आपने उसी पर दाव लगा के फिर उसी जिले के बगल के दंगे में भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, इनका टॉप लेवल लीडरशिप है, लोग तो वही चला रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी भी वही हैं, पीएस होम भी वही थे, कल बदले हैं। बस डीजीपी बदल जाने से तो सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ है, बस एक लेयर बदली है। इनको टॉप टू बॉटम बदलना पड़ेगा। ठीक। और अब मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ गया है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। प्रदीप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता डिसूजा प्रवक्ता कांग्रेस, और आश्रय राम साहब फॉर्मर डीजीपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का हो रहा है तो आश्रय राम जी से हमारा एक सवाल बनता है, लेकिन चूंकि बरनाली बसक भी हमारे साथ हैं, एक महिला के नाते जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त यूपी में क्रिएट हुई है, खासतौर पर महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के जो दावे किए गए थे वो सिर्फ सत्ता पाने की एक चाबी थी? देखिए, पॉलिटिकल
जब भी कोई इलेक्शंस आने वाली होती है, ये लोग बहुत बड़े बड़े मतलब कोई भी पार्टी मतलब ये लोग जो प्रचार करते हैं कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अक्सर मेरे से प्रश्न है whoever is the winning party वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाते। जिस तरह से लोग ने दावे किए थे उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए था। There had to be some kind of safety. It's not about ये सिर्फ इस स्ट्रेच के बारे में नहीं है, ये एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं है, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये बाकी और शहरों की बात है, बाकी और टाउन्स की बात है, और जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है सबकी सिक्योरिटी इज एट स्टेक। ये तो एक हादसा यहाँ पे हो गया, कुछ दिन पहले कहीं और हो गया, ये दिस हैज़ टू स्टॉप। एक इतना हर कोई बोलता है कि कानून को और सख्त होना चाहिए। हमारे देश में कानून बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। जैसे कि कानून के इन लोग के मन में जो ऐसे इस तरह के घिनौने क्राइम करते हैं, इनके मन में कोई खौफ बोल के कोई चीज़ नहीं है। दे फील एंड दे आर श्योर दैट अगर ऐसा कुछ क्राइम करेंगे तो उसमें से हम लोग निकल जाएंगे, और एल्स दे मस्ट बी टोटल साइकोज। मतलब ये लोग तो मतलब इन लोग का दिमागी हाल ठीक नहीं है जो इस तरह से क्राइम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की आप बात करें, ठीक है, और ये समाजवादी सरकार में जब होता था तो सरकार को दोषी ठहरा दिया जाता था। अनिला सिंह जी, योगी सरकार सब कुछ ठीक कर देगी, दावे बहुत हुए, और अब जब परफॉर्मेंस की बात आई है तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर जो आंकड़े हैं, मैं पिछले आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति उस पूरे आंकड़ों पर करने भी नहीं देना चाहता इस डिबेट के दौरान। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री ने कहा था कि तमाम अपराधी, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स खासतौर पर, उनसे बड़ी निर्ममता से निपटा जाएगा। विधानसभा के भीतर ये बाकायदा कोट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और उसके बाद मथुरा के बाद सहारनपुर, और सहारनपुर के बाद जेवर के पास जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक कही है कि योगी जी ने विधानसभा में ये बयान अपना दिया था और उस पर वो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। देखिए, फर्क समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपराध जो है बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया है, कोई अपराध, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही कोई अपराध नहीं होगा, पर फर्क देखिए, फर्क ये होता है कि पहले अपराध होते थे और अपराधी नहीं पकड़े जाते थे। अब अपराध होते जरूर हैं, अपराध में कमी आई है, पर जो अपराध होते हैं वो अपराधी जो हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाते हैं और सलाखों के पीछे होते हैं। योगी जी ने जब वो आए थे मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि जो अपराधी हैं उनके लिए केवल और केवल 2 स्थान होगा या 2 स्थान होंगे, और वो उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी घृणित अपराध होता है उसकी निंदा करनी चाहिए। मैं कल जो अपराध हुआ है उसकी निंदा कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ, पर फर्क यह है कि पहले की सरकार जो है अपराधियों को पकड़ती नहीं थी। योगी राज में यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरे पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूँ बेहद जल्दी का मतलब हफ्ता 10 दिन नहीं, बहुत जल्दी जो है ये अपराधी भी सलाखों के पीछे होंगे। बरनाली बसक वकील हैं, वो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अपराध हो क्यों? Why should a crime in the first place? That should be stopped. किसी का लाइफ चली गई इसमें, यहाँ पे कितने लोगों का रेप हो गया। I mean, what is that? I mean, ये अपराध हो जाए फिर आप बोल रहे कि ये लोग मतलब अपराधियों पकड़े जाते हैं। That is not the question। या अपराधी तो पकड़ना है ही है, लेकिन ये अपराध हो क्यों in the first place? तो वो सेफ्टी उस लेवल में क्वेश्चन करना चाहिए, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी फील करना चाहिए। रेप होने के बाद ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि रेप हो गया फिर प्रशासन पहुंचे, पुलिस आए एंड देन अपराधी को पकड़ लिए। किसी का लाइफ एंड डेथ इज इन क्वेश्चन। यहाँ पे तो लाइफ ही चली गई, तो हमारे लाइफ क्या इतना सस्ती है? देखिए, ऐसा है, वकील साहिबा जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुड सिनेरियो में बिल्कुल ये होना चाहिए कि अपराध कहीं पर ना हो, चाहे वो देश हो चाहे वो प्रदेश हो, अपराध नहीं होना चाहिए। परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में किस प्रकार की सरकारों ने अपना यहाँ पे कार्य किया था। जो अपराधीकरण था वो बढ़ता चला जा रहा था, प्रशासनिक जो ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा गया। दोष देने की बात नहीं, अब दोषारोपण नहीं, प्लीज। शुरुआत हो चुकी है, प्लीज अब इसको मैं मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं। अनिला जी, प्रदीप जी, आप लोगों के शासन पर, आप लोगों की सरकार पर सवाल उठते रह रहे हैं, और ये भले ही योगी सरकार है, लेकिन जब बात आंकड़ों की आती है तो पिछले आंकड़ों को, यानी आपके सरकार के दौरान के आंकड़ों को गिनाया जाता है। ऐसा क्यों?
जब बनी तो सरकार का जो जनादेश प्राप्त हुआ, सरकार का जनादेश इस पे मिला था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो गई है और उसको सुधारने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन कानून व्यवस्था खराब ही नहीं, बद से बदतर हो गई है इस सरकार में। और जो अनिला जी कह रही हैं कि पिछले 15 सालों से, मुझे लगता है दोषारोपण अगर वो सहर्ष स्वीकार करती, हाँ ठीक है ये अपराध हो रहा है, इस पे हम धीरे धीरे इस पे कमी लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर दोषारोपण करेंगी वो, तो दोषारोपण करने से कोई चीज़ सही नहीं होगी और विपक्ष हमेशा इस चीज़ को दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आपने कमियाँ की हैं। सही बात है कि विधानसभा में योगी जी ने कहा कि या तो अपराधी जेल में रहेगा या तो प्रदेश के बाहर रहेगा। तो न तो अपराधी जेल में है न प्रदेश के बाहर हैं, अपराधी तो प्रदेश में रह के अपराध कर रहे हैं। और कौन से ऐसे अपराधी पकड़े गए, जरा बताएं प्रवक्ता जी हमको, बीजेपी की कौन से अपराधी पकड़े गए अपराध करने के बाद? संभल में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, बदायूं में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, टोल प्लाजा पे क्या क्या घटनाएं हुई, मथुरा में जेवर में तो हद हो गई। मतलब कानून व्यवस्था की परखच्चे उड़ गए कि चलते हुए गाड़ी में गोली चला के पंचर किया, उसके बाद रोक के लूटपाट की और गैंगरेप की घटना हुई। कानून व्यवस्था कहाँ पे है? कानून का डर कहाँ पर है, सवाल यही है। कहाँ तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। एनडी डिसूजा ठीक है, आप लोगों को कि अगर एनडी डिसूजा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, व्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी? पुराने आंकड़ों को गिना कर या फिर उन सब नेता डिसूजा जी पुराने आंकड़ों को सामने रखकर ये बहस आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अब क्या करना है, किस तरह से इसको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को एक्यूरेट करना है, ये सवाल है। देखिए मैं सारी जितने मेरे काउंटर पार्ट से मैं उनको सुन रही थी इस डिबेट के दौरान, और मुझे जो महसूस हो रहा है एंड द नीड ऑफ द आवर इज ये समझना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतने भारी स्तर पे इतने बढ़ चढ़ के क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे क्यों, जो अपराधी है वो यहाँ पे क्यों अभी भी उनमें हिम्मत है अपराध करने की। तो हमारे समझ में एक ही बात आती है यहाँ पे कि जिस राज्य की सीएम और उप मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, तब जब दूसरे जो जिन पे दर्जनों केसेस है, तो जब अपराधी देखते हैं कि जो शासन कर रहे हैं, जो हमारे मुखिया है प्रदेश के, वही लिप्त है केसेस में, तो वो भी इस प्रदेश में यही करने वाले हैं, तो उन पे तो छूट है। पूरे अपराधियों को तो इस योगी सरकार में छूट है अपराध की, क्योंकि खुद योगी जी अपराधी है। इन पे केसेस अगर योगी जी पकड़े जाते हैं और उन पे जो भी केसेस मर्डर से लेके हर एक केस तरह से पर्सनल टिप्पणी मत करिए। वो स्टेट को लीड कर रहे हैं, वो चुनाव उनकी पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। नहीं देखिए प्लीज इसको राजनीति में नहीं उस पे केसेस है, प्लीज ये कोई राजनीतिकरण नहीं है। अगर आप हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। देखिए आप उसको आप अपराधी मान रहे हैं, तो सबसे पहले सोनिया गांधी जी का नाम नहीं, आप देखिए यही बहस दूसरी तरफ जाएगी। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध है आप दोनों से, विनम्र अनुरोध है प्लीज। आश्रय राम जी फॉर्मर डीजीपी हैं, आपने एक ऐसी चेयर को लीड किया है सर जहां से पूरे स्टेट की व्यवस्था को, खासतौर पर कानून को देखा जाता है। आप मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ लूप होल्स हैं? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं खासतौर पर योगी सरकार के आने के बाद, कहाँ लूप होल्स हैं जो इस तरह की घटनाएं और खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? आश्रय राम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं उनके पास जाऊंगा। आश्रय राम जी के पास आवाज नहीं जा रही है हमारी, कुछ तकनीकी खराबी है। अनिल जी, आप इस बहस को राजनीतिक मोड़ पर तुरंत कोई भी लेके चलो जी। हेलो, मैं आपके पास आता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ऐसा है हेलो जी, हेलो, ऐसा है हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। ऐसा है, अपराध तब तक नहीं खत्म होंगे जब तक अपराध रोकने वाले सुरक्षित न हों।
आप देख रहे हैं रोज़ाना पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इसके किस्से आपको मालूम ही होंगे। गोरखपुर में हो चुका है, बाराबंकी में हो चुका है, बरेली में हो चुका, मुरादाबाद में हो चुका, मेरठ में हो चुका, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। दरोगा पिटता है, डिप्टी एसपी पिटता है, एसपी को फटकार बताई जाती जनता के सामने। तो अगर इस तरीके से पुलिस वाला खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे को सुरक्षा कैसे देगा? तो पहले तो ये रोकने की ज़रूरत है। इतने मामले हुए हैं, क्या सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? इससे तो यही लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे कोई पार्टी लगी हुई है जिसकी सह से सब हो रहा है। तो जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल सही। वाले में कानून एक अच्छा पॉइंट इन्होंने अनिल जी उठाया है कि अब जब जो आप लोगों की सुरक्षा में है, जो हमारी सुरक्षा में है, वही सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। और जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आए। नहीं, देखिए पुलिस को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। देखिए ऑन स्पॉट जो घटनाएं होती हैं, का किस्सा देखिए, एक पुलिस सरकार ने, जैसे सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर के एसपी को हटाया नहीं सरकार ने, प्रमोट करके एसएसपी नोएडा बनाया। सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन ऑन स्पॉट जो अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में, निजी लाभ के चक्कर में ये पुलिस के अधिकारी उस चीजों को टॉलरेट करते हैं। उस समय देखिए कोई घटना हुई, किसी ने आपको इंसल्ट किया, थाने में भी हमने एक घटना देखी कि एक कोई पूर्व नेता का परिवार का आदमी थाने में इंस्पेक्टर को मार रहा है। तो क्या उसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा होगा इसे पिट जाओ? नहीं, उनको उनके साथ उसको रियायत नहीं बरतनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। अब उस आदमी से, जो एक अपराधी है, किसी अपराध में पकड़ा गया था, उसको इंस्पेक्टर साहब अपने कमरे में बैठाए हुए थे। जब उसको कमरे में बैठाए थे तो उसने उनको थप्पड़ मार दिया। किसी अपराधी को यदि कोई अधिकारी कमरे में क्यों बैठाता? उसकी जगह या तो लॉकअप है, जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस केस। तो इसके लिए पुलिस के जो लोकल लोग हैं, कहीं हाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है, हो सकता है पॉलिटिकल मामलों में कई बार इंटरवीन होता है और छुड़वा दिया जाता है अपराधियों को, लेकिन जो उग्र मास और ये सब जो कर रहा है उसमें पुलिस को खुद रिएक्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप कहें या मजिस्ट्रेटियल लीडरशिप कहें, उसको रिएक्ट करने में टाइम होता है। वो कहेगा गोली चलाओ, नहीं चलाओ, डंडा चलाओ, नहीं चलाओ, अरेस्ट करो, नहीं करो, इसमें आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं। लेकिन पिटना और बच जाना ये 30 सेकंड का काम है। वहां जो इनकी लीडरशिप है, कहीं ना कहीं जो कहा जाता है पुलिस का इकबाल, वो पिछले 10 सालों में जैसे क्रिमिनल नेता बने और पुलिस का भी पैचअप हुआ है क्रिमिनल से, पुलिस का इकबाल बहुत कमजोर हुआ है। और इसके लिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और सरकार के साथ साथ पुलिस के अफसर भी जिम्मेदार हैं। जो अभी आपको बहुत सारे केसेज मिलेंगे जहां पुलिस अफसरों की संलिप्तता पाई जाती है, पुलिस कर्मचारियों की, तो इनको अपने ईमान को दुरुस्त करना पड़ेगा और अपने विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा पुलिस को भी। लेकिन ये जो आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं और ये 2017 के ही आंकड़े हैं, एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम से कि वो आंकड़े दिखाएं कि जो ये अपराध का ग्राफ है ये हर महीने बढ़ता जा रहा है। अंसारी साहब, ये जो ग्राफ है, क्या हम अगर सहारनपुर की घटना ले लेते हैं या मथुरा के बाद हम ये जेवर की घटना ले लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इट्स टोटल फेलियर ऑफ द लॉ देयर, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसको जिनके ऊपर बचाने की जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में? देखिए, टोटल फेल्योर कहना अभी तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इस घटनाओं के दूसरे पहलुओं को भी देखना होगा। जैसा अभी पूर्व डीजीपी साहब ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि जिन पर जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की है, वो ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके कई एग्जाम्पल सामने आए। अब सहारनपुर में जब पहली बार दंगा हुआ, हालात खराब हुए, तो एसएसपी के घर में घुस गए। एसएसपी घर पे नहीं थे। उनकी वाइफ का बयान आया कि साहब पहली बार हमने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, और वहाँ वो खड़े होकर जिला अध्यक्ष और दूसरे एमएलए सबको बुला रहे थे। तो ये क्या है कि एक तो होता है पब्लिक का गुस्सा। पब्लिक का गुस्सा होता है कि अगर मान लीजिए कोई कॉमन आदमी गया थाने में, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो वो उसके समर्थन में कुछ लोग आके हंगामा करते हैं, तो वो एक पब्लिक का एंगर सामने आता है। ये होता है सत्ता की हनक कि हम सत्ताधारी पार्टी के लोग। पुलिस थी, एक कप्तान के बंगले पे औसतन 15 से 20 सिपाही होते हैं। जो भीड़ का वीडियो देखेंगे 50 से 60 लोग हैं, तो जो 15 से 20 सिपाही भाग गए, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। उनकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप तो अग्रेसिव है ही है, पुलिस को अपना इकबाल बचाने के लिए खुद भी तो काम करना पड़ेगा। तो वो जो पहले से एक नेक्सस बना हुआ है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस का और नीचे जो ठेकेदारों का,
वो नेक्सस जब तक नहीं टूटेगा और पुलिस को ये आज़ादी नहीं मिलेगी कि आप अपराधी के खिलाफ उसे अपराधी समझकर कार्रवाई कीजिए, तब तक ये हालात नहीं सुधर सकते। क्योंकि होता क्या है कि आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया, फिर उसके पॉलिटिकल पैट्रोनेज सामने आ जाते हैं, साहब इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ था और सहारनपुर में भी ये हो रहा है। तो जब तक वो चीजें नहीं मिलेंगी, सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश पुलिस को नहीं होगा कि भाई आप एक्शन लीजिए, जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और जो निर्दोष है उसको इंसाफ दिलाइए, तब तक ये हालात नहीं सुधर सकते। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, और एक कमिटमेंट तो है ना, कम से कम मुख्यमंत्री एक बार चाहे विधानसभा के भीतर हो या बाहर जब मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उनकी कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को लेकर वो बार बार रख रहे हैं। अब उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज करना है, किस तरह से उसको रेगुलेट करना है, वो अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। क्या योगी जी के पास कोई जवाब है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज आया तो ऐसा लगा था कि अब कानून व्यवस्था का राज होगा, कानून व्यवस्था कायम होगी। लेकिन ताजपोशी के महज 2 महीने के भीतर ही हालात इतने बदतर हो चले हैं कि वाकई अब यूपी में लोगों को डर लग रहा है। 11 मार्च 2017 एक बदलाव का दिन, लोगों में उमंग का दिन। और कानून के राज में भरोसे का दिन। आधी रात में बैठकों का दौर, अफसरों की मनमानी से लेकर मंचलों तक पर कार्रवाई। ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह भरोसा महज 2 महीने में ही टूटने लगा। लेकिन यह भरोसा महज 2 महीने में ही टूटने लगेगा, किसी ने नहीं सोचा था। आलम यह है कि यूपी के हर कोने से संगीन वारदात की खबरें आ रही हैं। योगी सरकार दावे कर रही है, लेकिन अगले दिन और बड़े अपराध को अंजाम दे दिया जाता है। छोटी छोटी वारदात की तो गिनती भी मुश्किल है। अगर सिर्फ बड़ी घटनाओं पर ही नजर डाले तो यूपी का मौजूदा सच बहुत ही डरावना है। बीस अप्रैल 2017 जातीय हिंसा में सुलगा सहारनपुर। अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने पर 2 गुटों में संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने एसएसपी आवास में घुसकर उनके परिवार को सहमने पर मजबूर कर दिया। 5 मई 2017 2 जातियों में संघर्ष। 20 अप्रैल की घटना से सहारनपुर संभल भी नहीं पाया था कि शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालने को लेकर 2 जातियों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। सहारनपुर इस वक्त सेना के हवाले है। 9 मई 2017 लखनऊ में 2 लड़कियों की हत्या। लखनऊ में पत्नी को लेकर अस्पताल गए रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
11 मई 2017। ये कुछ आंकड़े हैं जो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल आंकड़ों को लेकर नहीं है। सवाल है कि लोग अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम लोग सीधे उस विषय पर बात करें और सकारात्मक बात करें जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच से ये भयमुक्त जो माहौल बना है वो दूर कर पाए। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जवाबदेही है। देखिए, जब तक चुनाव था, जब तक आप लोग विपक्ष में थे, आंकड़ों को लेकर, आंकड़ों की बाज़गरी को लेकर बहुत सारे आरोप लगते थे। अब वही आरोप आप पर लग रहे हैं, तो इससे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि विपक्षी लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका काम है। लेकिन सवाल यह है कि लोग कब सुरक्षित होंगे, और ये आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में नई सरकार है और इससे उम्मीदें बहुत हैं। संतोष जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं हमेशा एक बात कहती हूं, क्योंकि सत्ताधारी सरकार बीजेपी है, तो विपक्षी दल हम पर प्रहार करेगा, प्रश्न करेगा, मीडिया पूछेगा, और हमारा कर्तव्य है उत्तर देने का, और मैं उत्तर देने के लिए ही आपके पैनल पे आज बैठी हुई हूं। आपने कहा कि हम बिक्रिंग्स में नहीं जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु मैं क्या करूं, मैं भी अपने दल का यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं। अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए थे, 40 दिन जब हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार को, तो 700 मर्डर, 263 बलात्कार और तकरीबन 250 लूट की वारदात दर्ज की गई थी, ये दर्ज की हुई हैं। मैं यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ योगी सरकार और अखिलेश सरकार में। और आपको एक चीज और बता दूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पूरे देश में जो हाईवेज पे लूट होती है उसका 80% जो है उत्तर प्रदेश में उसकी भागीदारी रहती है। तो यहाँ पे हालात जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के इतने ज्यादा खराब रहे हैं संतोष जी। योगी सरकार जो है, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इन हालातों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यह है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो आप समझिए शासन जो है उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षक दे रही है, परंतु अगर अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, वो अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। तो हम तो भयमुक्त माहौल की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी से रिएक्शन ले लेते हैं आपकी बात का। प्रदीप जी से ले लेते हैं एक एक करके। जी प्रदीप जी। मैं ये कह रहा था संतोष जी कि 40 दिन का कोई आंकड़ा एनसीआरबी नहीं जारी करता है, साल भर का आंकड़ा होगा, साल भर का आंकड़ा होगा। और रही बात एनसीआरबी की ही, तो एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है का आंकड़ा मैंने एक्सप्रेस कि पिछले साल भर में जो बलात्कार का आंकड़ा था, बलात्कार का आंकड़ा था वो 8 था। और आपके प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, उन्होंने जनसभा में कहा था कि यूपी में रोज 24 बलात्कार होता है। एनसीआरबी का ही आंकड़ा कहता है कि आंकड़ा कुछ और कहता है, और मोदी जी कहते हैं अपनी जनसभाओं में कि यूपी में रोज 19 दंगे होते हैं, यूपी में रोज 33 अपहरण होते हैं, मोदी जी कहते हैं अपनी जनसभाओं में। तो एनसीआरबी का आंकड़ा तो कुछ और है, लेकिन मोदी जी का आंकड़ा कुछ और है। तो आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे तो आंकड़े अनिला जी, आप लोगों ने आंकड़े में भी पार कर दिया हम लोगों को, हम लोग आंकड़े में फेल हो गए आपसे। तो आंकड़ों की बात नहीं है, सही बात ये होनी चाहिए कि कम से कम भयमुक्त समाज कैसे बने, जिसका नारा आपने दिया था। भयमुक्त समाज फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में नहीं है। अगर भयमुक्त समाज होता तो कौशाम्बी में यह ना होता कि दुष्कर्म करके अपहरण हत्या कर दी जाती। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह ना हो जाता कि पिता अपने घर से बाहर निकला और उनकी 2 बच्चियों की हत्या हो गई। ये भयमुक्त समाज तो नहीं है। कम से कम यह है तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपना इकबाल बढ़ाने के लिए सरकार का इकबाल दांव पे लगा दे रहे हैं। आप लोग उनको भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कम से कम चेतावनी भी नहीं दे रहे हैं। तो संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि कम से कम कार्यकर्ता कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र है। बरनाली बसंत भी रिएक्शन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी वाहिनी का कार्यकर्ता भी, बरनाली बसंत भी रिएक्शन दे रही है। जी बरनाली, तब तक कानून हाथ में जी, इकबाल सरकार का एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 80% जो हाईवे पे लूट फसाद होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है।
देखिए आंकड़ों में मत उलझाइए प्लीज। प्रणाली बसक जी कुछ समाजवादी सरकार थी, इन्होंने अभी कहा कि 15 साल पहले भी जब गवर्नमेंट मतलब जो पहले गवर्नमेंट था उस टाइम क्राइम रेट इतना ज्यादा था, लेकिन अभी भी तो कोई बदलाव नहीं आया। लोग बदलाव कब चाहते हैं? व्हेन दे आर फेड अप ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तभी जाके वो लोग चेंज लाना चाहते हैं गवर्नमेंट में, कि उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉमिसेस करते हैं कुछ चेंजेस लाएंगे। तो आंकड़े तभी भी ऐसे थे, आंकड़े अभी भी है, हमें आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है। What is the main concern is our security, our safety. इस सोसाइटी में it's become like a jungle society. यहाँ पे ना आदमी सुरक्षित है ना महिलाएं सुरक्षित है। हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस चीज को कैसे मजबूत किया जाता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। So that is the main thing. ये लॉ एंड क्राइम ऑर्डर सिचुएशन, हमारे जो आंकड़े की जब बात है, पुलिस फोर्स आप देख लीजिए, हमारे देश में आबादी कितनी ज्यादा है, 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देर आर जस्ट 200 to 234 पुलिस। हाँ, ये कमी, ये चीज तो कमी तो है ना, कमी है। और तो इसको हम सुरक्षित फील करेंगे? इसको हर स्टेट के से भी जोड़कर देखा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश क्राइम्स के बारे में बात ही नहीं करते। ये चेन स्नैचिंग, वॉलेट छीनना, बैग छीनना, ये सब में भी तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, चाकू लेकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, तो इसमें कहां से बिल्कुल ठीक कह रही है। अपराध का कोई स्तर नहीं होता है, बड़ी चीज है, अपराध का कोई स्तर नहीं होता है। में भी तो लोग हर्ट होते हैं, उसमें भी तो सुरक्षित फील। नेता दिसूजा, मैं चूंकि कांग्रेस और तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो जाती है, और मैं आपको पहले भी सुन रहा था। अब सहारनपुर की जो घटना है, वहां पर चाहे मायावती चली गई हो और उसके बाद उनका कोई कनेक्शन सामने आया जिस पर उन्होंने सफाई दी, या फिर अब राहुल गांधी की सहारनपुर जाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं हो जाता, जब तक वहां स्थिति समन्वय नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों को कम से कम, या फिर राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को वहां दौरे नहीं करने चाहिए, स्टार उनके नेता वहां ना पहुंचे? देखिए, अपनी संवेदनाएं उन जो पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहना कोई राजनीतिकरण नहीं है वहां पे। इनफैक्ट ऐसे मौके पे सारे दलों को, मैं तो ये कहती हूं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को, बीजेपी के वहां के नेताओं को भी पीड़ितों के साथ वहां पे खड़ा होना चाहिए ऐसे समय पे। क्यों नहीं? क्या क्योंकि वो दलित थे इसलिए बीजेपी के नेता नहीं खड़े होंगे उसके साथ? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये भी पूरे देश में, यूपी में लोगों को दिख रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, तब से दलितों पे, माइनॉरिटीज पे जो रेट ऑफ क्राइम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और महिलाओं पे, मेरी बात प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी एक सेकंड आप मेरी पूरी बात सुनिए। जहां पे देखो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कब अच्छा हो सकता है जब जो भी गवर्नमेंट पावर में होता है, आपके इस तरीके के स्टेटमेंट, इट्स नॉट ऑल स्टेटमेंट्स। अनिला जी, आई अंडरस्टैंड एज अ प्रवक्ता, आप वहां के प्रवक्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपके प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आपका सरकार है, आपको उनको बचाना है, पर इतना भी मत बचाइए उनको कि कल उठ के महिला होने की आपको शर्म आए। आप ये बताइए मुझे कि आपके जो मुख्यमंत्री का, and I quote this statement, let me quote this statement by Yogi Adityanath ji on his website that says, स्त्रियों को स्वतंत्रता की नहीं, उपयोगी रूप में संरक्षण और चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप मुझे बता सकते हो कि डू यू इंडोर्स सच अ स्टेटमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? यही समस्या है। क्राइम जो शुरू होती है यहाँ से शुरू होती है, और जब जो लोग आप वहाँ पे कोई सुधार नहीं ला सकते, आरोप प्रत्यारोप से चीजें सुधर जाती होती तो बहुत कुछ सुधर चुका होता है। आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार लीजिए। अनिला जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप 2 महीने में देखिए अरे हमने तो सबको स्वीकार कर लिया, पर क्या आप इस देश आपने स्वीकार नहीं किया? जनता ने उनको 325 सीट दे दी तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। आप जनता 325 सीट जिसको देगी उसको तो मुख्यमंत्री मानना ही पड़ेगा। जो है आप लोग को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अनिला जी, सवाल ये नहीं है, अरे मान रहे मुख्यमंत्री। अनिला जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 2 महीने में सरकार की नीयत में ऐसा नहीं दिख रहा है
कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन की तरफ क्या कर रही है। पहले 100 नंबर में लखनऊ कॉल था, अब उसको जिले में कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया ये कह रहा है कि अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लो, नहीं होता है। चीजें एक हफ्ते में नहीं होती हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में यही अंतर है, केंद्र सरकार की चीजें सीधे पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं होती हैं। यहाँ हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सीधे इंटरेक्ट होता है जनता से। क्रिमिनल्स बैठे हैं, मंत्री क्रिमिनल्स है। प्लीज आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। नहीं, एंड डिसूजा प्लीज ये डेकोरम मेंटेन करके रखें। सच्चाई है, सच्चाई सुनिए। नहीं, सच्चाई है तो किसी प्लेटफॉर्म, आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उठाइए। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट हम जैसे लोग ही बनाते हैं, सरकार हम ही बनाते हैं, हम ही चुनते हैं, ठीक है। पब्लिक का भी कुछ हद तक और बहुत दूर तक, मतलब पब्लिक का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जो रोड में जो हादसा हुआ, ये एकलौता तो गाड़ी नहीं था। आई एम श्योर देयर वर पासरबाइज आल्सो, बाकी गाड़ी भी गई। कोई गाड़ी रुके वहां पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है? वहां पे शोर जरूर मची होगी। कोई गाड़ी स्टॉप किया? जब भी कोई हादसा होता है, पब्लिक दूर से तमाशा देखते हैं, या तो ये डर से चुप रहता है, कोई आगे बढ़ ही नहीं जाता है। कोई तो आगे बढ़े, साथ साथ में 10 लोग और आगे बढ़ेंगे। अगर पब्लिक जब तक साथ नहीं देंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कुछ हद तक एक सवाल रामाश्रय से पूछना चाहता हूँ सर, पुलिस इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? केवल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। नेता क्या कर लेगा? पुलिस का ट्रांसफर कर देगा, आपको एसपी से हटा देगा, इस थाने से कमाई के पद से हटा देगा, आईपीएस को सस्पेंड कर देगा। अमिताभ ठाकुर ने पिछले 5 साल सरकार से लड़ाई लड़ी और स्थापित हुए। ऐसे में जो आईपीएस अफसर हैं, जो ऑल इंडिया कैडर के अफसर हैं, अपने ट्रांसफर क्यों पद से चिपकर रहने के लिए नेताओं को बात को मानते ही जाते हैं? तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का इकबाल बुलंद कमजोर हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? इतनी कंप्रोमाइजिंग पुलिस क्यों होती जा रही है? आश्रय राम जी, मेरा सवाल आपसे था। ऐसा है, पुलिस की व्यवस्था तो ऐसे नहीं चलेगी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आश्रय राम जी, प्लीज आप बोलते रहिए। हाँ, तो पुलिस तब तक अपना काम नहीं कर सकती है जब तक खुद सुरक्षित न हो। सवाल तो पुलिस की सुरक्षा का आ गया। अब आए दिन पुलिस वाले के ऊपर हमला होता है, आए दिन उनको बेइज्जती की जाती है पब्लिक में। अगर ऐसे चलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर जिला प्रशासन कैसे रख पाएगा? किसी ने कहा कि एसपी से एसएसपी बना दिया, प्रमोशन में भेज दिया। शायद उनको पता नहीं है कि एसपी से एसएसपी प्रमोशन नहीं होता। एसपी और एसएसपी एक ही चीज़ होती है। बड़े जिले में किसी किसी जिले में एसएसपी है, कहीं एसपी है, तो इसलिए प्रमोशन वो नहीं होता। जहाँ मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा छोटे सहारनपुर से नोएडा दे दिया, एसएसपी वहां भी थे और सुपर टाइम स्केल के अफसर हैं। एसएसपी का प्रमोशन को मिल चुका था, 2003-4 बैच के अफसर हैं, मुझे पता है। सवाल मेरा यह नहीं था, पुलिस अपना इकबाल क्यों, पुलिस अपने पद से क्यों चिपके रहना चाहती है? क्यों नहीं रिएक्ट करती है? अधिक से अधिक नेता हटा देगा ना, ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा। पुलिस अफसर कार्रवाई करने में पॉलिटिकल बॉस का इंतजार क्यों करते हैं? पुलिस अपना काम करना ही नहीं चाहते। The problem is that एक मामूली सा कंप्लेंट दर्ज करने तो कितना टाइम लग जाता है। सवाल ये है कि पुलिस अफसर के भी बाल बच्चे होते हैं, और अगर वो सस्पेंड होता रहेगा सही काम करने पे, तो फिर वो बाल बच्चे कैसे संभलेंगे? ये बड़ी मानवीय बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब मोरलिस्टिक बातें हैं। ये बड़ी मानवीय बात है। सवाल उनको काम करने दिया जाए ना। आम आदमी जब हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पहले उनको काम करने दिया जाए। आप एक बार इन लोग को एजुकेट कीजिए, पूरा पुलिस सिस्टम को एजुकेशन देना चाहिए कि जब कोई विक्टिम आता है, कोई कंप्लेंट लेके, कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए, उनके बाद पेशेंस से पहले सुने, उनका मजाक ना उड़ाए। वो कितने बार रहता है, वो तो खुद ही चेयर में बैठे बैठे मजाक ले, मतलब अरे मुझे ये बताया जाए कि जितने पुलिस वालों के साथ हमला हुआ है, वो लोग उस टाइम क्यों नहीं स्टेप लेते? कोई आते हैं पुलिस वाले सामने? नहीं, आश्रय जी, पुलिस वालों पर हमला इसलिए हुआ ना, जो अनिल जी ने सवाल पूछा है, उसका पुलिस का इकबाल ही बुलंद नहीं है। तो आप अगर पब्लिक हमला कर रही है या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, तो ये मान के हमला कर रहे हैं ना कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आखिर ये छवि क्यों बनी? एक जो कॉमन आदमी है उस पर पुलिस को, एक पुलिस का एक डर होता है, वो डर खत्म हो गया है, इसलिए पुलिस पर हमले हो रहे हैं। तो डर क्यों खत्म हो गया आखिर? सबको ये सोचते हैं पुलिस वाले हमारे जेब में है। एक बार आंसर दे। जो पॉलिटिशियंस हैं, सब ये सोचते हैं कि पुलिस वाले हमारे अगर पुलिस को काम ही नहीं करने दिया जाए तो पुलिस काम कहाँ करेगी?
कोई काम नहीं करने दे रहा। ये बड़ी इसका मतलब ये है जो राम आश्रय जी कहना चाह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल प्रेशर है, इसके ऊपर ज्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर है। सरकार के मुकाबले इस सरकार में वो प्रेशर ज्यादा दिखता है अनिला जी, जो इसीलिए बार बार जहां भी हमले हुए हैं वो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं या उनकी पार्टी से जो एसोसिएटेड दूसरे संगठन है उनकी तरफ से हुए। घुस के मार रहा है थप्पड़, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी का भतीजा है, उसके क्लियर है। उस एमएलसी जो है विधान स्पीकर है। कहीं न कहीं पिछले 10 साल में 15 साल में पुलिस ने अपने आप को कमजोर किया है, पॉलिटिकल लीडरशिप के आगे सरेंडर किया है। पुलिस को अपने स्वाभिमान के खुद लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई लेकिन एक पॉलिटिकल लड़ाई भी बन जाती है कभी कभी। ये जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, इतने दनादन ट्रांसफर्स हो जा रहे हैं, रोज कई आंकड़े सामने आ जाते हैं, नई नई सूचियां सामने आ जाती हैं। क्या ये बदलाव की एक दिशा देने की कोशिश है या फिर हम काम कर रहे हैं ये बताने की कोशिश है? अनिला जी, बहुत संक्षेप में। जी संतोष जी, जहां तक आपने ट्रांसफर का विषय उठाया है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ट्रांसफर्स होते हैं। परंतु ये देखने का विषय है कि जब ट्रांसफर होता है अधिकारी, तो जैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों में होता था, टेन्योर जो ऑन एन एवरेज एक अधिकारी का टेन्योर जो है वो 2 से 3 महीने आता था। अगर ट्रांसफर होता है तो कम से कम उस अधिकारी को कार्य करने दिया जाए। 3 महीने तो उसको काम समझने में ही लग जाते हैं। या पहले सपा और बसपा के समय पर पूरा जो प्रशासन था उसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। आपके पास बहुत सारे इंसिडेंट्स आपकी जानकारी में भी होंगे जब पुलिस वाले जो हैं जूता चप्पल पहना रहे हैं और जूते के तस्मे बांध रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप इस पूरे मामले को दूसरा रंग दे। यही बात ना सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की खराब लगती है। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप ट्रांसफर करके किसी अफसर को मथुरा से गाजियाबाद भेज दो, गाजियाबाद से लखनऊ भेज दो, क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? अगर वो खराब अफसर है तो उस पर कार्रवाई करिए, उसको पुलिस सस्पेंड करिए, साइडलाइन करिए। एक आदमी जो मथुरा में या गाजियाबाद में लखनऊ में अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे के जिले में जाके सिर्फ क्यों अच्छा काम करेगा? जितने ट्रांसफर हुए हैं पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे हुए हैं, सबको पता है। बिल्कुल संतोष जी, नहीं देखिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पूर्व डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं। देखिए, प्रशासन या मैं कहूंगी अधिकारी जो है सारे खराब नहीं होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। जो शासन में जो सरकार होती है और प्रशासन ये मिलकर कार्य करते हैं। अगर शासन ये चाहे कि उसका जो प्रशासनिक अधिकारी है वो गलत रास्ते पे जाए तो उसको शायद कहीं ना कहीं लाभ हो, तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है मेजॉरिटी वो कहीं ना कहीं आप राम राज्य की बात करने लग जाती हैं। लेकिन इस वक्त हाँ अंसारी जी, अगर शासन में वरिष्ठ पत्रकार बैठी हुई है 2005 में या 6 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कि जो की पोस्ट पर अधिकारी तैनात हैं, चाहे वो डीएम है, एसपी है या सीबीआई के डायरेक्टर हैं या की पोस्ट पे, तो कम से कम उनका टेन्योर 2 साल फिक्स किया जाए। तो ऐसे और उस पर एक सहमति थी। बाद में उस चीज को नहीं माना गया, किसी स्टेट ने नहीं माना, किसी स्टेट ने नहीं माना, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। अभी आप अनिला जी बता रहे थे कि साहब अगर हमारा अधिकारी सही काम नहीं कर रहा है तो उसे हम हटा के दूसरी दिशा में जा रहे हैं। अभी जावेद अहमद थे वहां पर डीजीपी, तो उनको क्यों हटाया गया? उसका क्या जस्टिफिकेशन है? क्या उनसे वो ठीक काम नहीं कर रहे थे? उनकी जगह जो डीजीपी बनाए गए, क्या उनके जमाने में ठीक काम हो रहा है? तो ये सब पॉलिटिकल पोस्टिंग है। और चूंकि पॉलिटिकल पोस्टिंग का ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक नेक्सस बना हुआ है पहले से, उस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करेगी, उसको आजादी नहीं मिलेगी, तब तक हालात सुधर ही नहीं सकते। लेकिन एक नया सीएम जब चुनकर आता है तो उसको अपना स्पेस दिया जाता है कि अपनी वो टीम बनाए। बिल्कुल, लेकिन उसके वो जो अपने मनपसंद अधिकारी बनाने में कितना टीम बनाने के लिए कितना समय चाहिए, तो उसका दिखना चाहिए। प्रदीप जी ये मेरा सवाल जी, जो आपने की पोस्ट पर लोग रखे हैं उनका क्या असर हुआ है वो दिखना चाहिए ना। 1 महीने में 2 महीने में कुछ तो दिखे, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग तो शासन करके आए हैं प्रदीप जी, आपकी सरकार शासन करके आई है। इस तरह के जितने भी कांड हुए हैं आप लोगों ने कई बार, और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। एक बहुत भारी दबाव का काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना एक प्रदेश के भीतर। विपक्ष का एक साथ भी मिलना चाहिए कि चलिए आप सत्ता में नए आए हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आरोप लगा देना ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने पहले भी कहा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने भी पहले कहा
कि कम से कम हम लोग कानून व्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर सरकार का रचनात्मक सहयोग करेंगे और कम से कम 2 महीने तक 3 महीने तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब घटनाएं बढ़ रही हैं और रोज हर जिले में कुछ न कुछ घट रहा है, कानून का इकबाल खत्म हो रहा है, पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार की पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो खुलेआम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। सहारनपुर की घटना हुई, टोल प्लाजा पे जो घटना हुई, तमाम ऐसी घटनाएं हैं, अधिकारी को लोग बेइज्जत कर रहे हैं। तो आखिर कहां तक नहीं बोला जाएगा? बोला तो जाएगा ही, और उस पर अगर ये कहा जाए कि नहीं सपा बसपा सरकार में ये हुआ था, तो मुझे लगता है ये सही चीज नहीं है। सपा बसपा कंपैरिजन तो होगा ना, ये नहीं हुआ था, कंपैरिजन तो होगा। पार्टी की सरकार एन डिसूजा, एक आखिरी कमेंट आपसे। इस तरह सड़क पे पिटा हो नेता डिसूजा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे प्लीज। सड़क पे नहीं पिटता था, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर सरकार सही काम यूपी के करेगी लोग, तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार हमेशा तैयार रहेगी। यूपी के लोग योगी जी से और उनकी सरकार से ना खुश है, ना वो वहां के लोगों को जो इसने प्रॉमिस किया, ना महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, ना वहां पे शायद गाय बैलों की ज्यादा सुरक्षा हो रही है। वहां पे यूपी में ठीक है, आप लोग कोई कदर नहीं पार्टी के है। तहत हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम भी गाय इस चर्चा में इस चर्चा में जो एक मूल सच्चाई- निकलकर सामने आया है कि ठीक है कम समय हुआ है, लेकिन जो अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां इसका अलग अलग हिसाब से फायदा ले सकती हैं, लेकिन जो जिसने वोट दिया है, जिसने सरकार चुनी है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें, और दावा सुरक्षा का था और बात सुरक्षा की होनी चाहिए, राजनीतिक बयानबाजी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिसूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह, बरनाली बसक, असरे राम, यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर न्यूज वर्ल्ड इंडिया अनिल राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने की। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।